एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको जो पेपर दे रही हूँ इसमें आपके पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और भरोसा रखें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। 26 प्रश्न बताऊंगी आपको और 26 प्रश्न के आंसर भी आपको मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये निर्देश हैं आपके। पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तीसरा है जहां आवश्यक हो नामांकित चित्र बनाएं। तो आपको ये निर्देश पढ़ लेना है इस तरह से एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक, और जो आपका निर्देश है उसी के अनुसार देख लीजिए। यहाँ पे आपका प्रश्न है और इसके आगे आपको नंबर दिया गया है। तो पहला है गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो कौन सी समय अवधि है इन फसलों को उगाने की? तो इसका आंसर रहेगा आपका अक्टूबर से मार्च तक। दूसरा है यदि ईंधन को जलाते समय प्राप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषण उत्सर्जित होगा? तो कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण इससे उत्पन्न होगा। तीसरा है वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण कौन सा है? इसका रहेगा द्वानल और दूसरा रहेगा भीषण सूखा। तो दोनों इसके आंसर है। तो आपको इस तरह से लिखना है दा नंबर डाल के आ एवं बा दोनों। तो ये वाला उत्तर इसका सही रहेगा। चौथा है विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो कौन सा भाव प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर रहेगा रासायनिक। पांचवा भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? तो कहाँ लगी होती है? इमारत के शीर्ष पर। तो ये आपका नंबर वाला हो गया 5वें का आंसर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। 6 से लेकर 10 तक के एक अंक के जो प्रश्न है इसमें आपको रिक्त स्थान करना है। पहला है डेंगू के वायरस का वाहक डेडेस मच्छर है। तो कौन सा मच्छर है? तो इसका आंसर रहेगा मादा एडिस। मादा एडिस इसका आंसर रहेगा। अगला है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परिष्करण। आठवां सबसे अच्छा अग्निशामक डेडेस है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है नमक का घोल विद्युत का डेडेस है। तो क्या है? सुचालक है। अब 10वां रिक्त स्थान भी भर लेते हैं। 10वां है किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान के लिए डेडेस का उपयोग किया जाता है। इसका विद्युत दर्शी का किया जाता है। विद्युत दर्शी का उपयोग किया जाता है। और ये 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हैं आपके 11 से लेकर 16 तक। तो 11वां है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? 12वां है कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार संधान मानेंगे?
13वां है भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। 14वां है पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, यह शरीर में कहाँ स्थित होती है, रहती है। 15वां है ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। 16वां है पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या है। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि आपके 3-3 नंबर के हैं। 17वां है यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम हो जाए तो क्या समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। 18वां है क्या मानव जाति भी जीव व जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है, स्पष्ट कीजिए। 19वां है मुर्गी और मेंढक दोनों अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग-अलग प्रकार से होती है, क्यों, समझाइए। 20वां है मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। 21वां है अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। 22वां है नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने के बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती है, कारण लिखिए। तो ये 3-3 नंबर के प्रश्न हो गए हैं आपके। और 23 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वो 5-5 अंक के हैं। तो 23वां है सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और 24वां है वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। 25वां है ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। और 26वां है नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या-क्या उपाय करेंगे। तो ये सारे आपके 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। सभी के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, तो आप भरोसा रखें वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, कंप्लीट आप अच्छे से करें। तो ये यहाँ पे आपका जो 11वां प्रश्न है इसका आंसर है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग निम्नलिखित है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल और 5वां है आपका विषाणु। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले। और ये आपका 12वां प्रश्न है यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो उसे हम समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। और 13वां है भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो जो भ्रूण है उसका निरंतर विकास कहाँ पे होता है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यहाँ शरीर में मस्तिष्क में स्थित रहता, भ्रूण का निरंतर विकास है वो गर्भाशय में होता है। और 14 का आंसर मैंने अभी आपको बताया था। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह शरीर में मस्तिष्क में स्थित रहती है। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले और सभी को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। और ये 15वें प्रश्न का आंसर है। पहला है कि रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना, और दूसरा है रबड़ बैंड खींचना। ये सब क्या है, ऐसे 2 उदाहरण हैं जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो ये 2 उदाहरण हैं आपके। और ये यहाँ से आपका 16वां प्रश्न है। पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण हैं। किसी ज्वालामुखी का फटना, किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना तथा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट का होना। तो सभी का स्क्रीनशॉट लेते चले और भरोसा रखें पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो कंप्लीट अच्छे से करें। 16वां है आपका यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो कमरे के औसत तापमान पर ही ईंधन अपने आप बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जलने लगेगा। ऐसी स्थिति में होने वाला दहन स्वतः ही दहन कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये उदाहरण है आपके। पहला है सफेद फास्फोरस कमरे के औसत तापमान पर जलने लगता है। दूसरा है कोयले की खानों में कोयले की धूल का स्वतः दहन। और ये 18वां है आपका। तो प्रश्न आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं। ये आपका 18वां है
तो प्रश्न आपको पहले ही बता दिए हैं, केवल आपको आंसर समझा रही हूँ। तो हाँ, हमारी विभिन्न क्रियाएं जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है। जैसे पहला है औषधि आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों को काटना। अगर हमें औषधि की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे। दूसरा, अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जानवरों को मारना अथवा उनका शिकार करना। अगर कोई दूसरा हमारा उद्देश्य रहेगा किसी कार्य का तो हम क्या करेंगे, जानवरों को भी मारेंगे और उनका शिकार भी अगर करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। तीसरा है मानव आवास एवं खेती के उद्देश्य से वनों को समाप्त करना अथवा आग लगाना और वनों में सड़कों का निर्माण करना। यदि हम सड़क का निर्माण करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो वन में जो पेड़ पौधे हैं अधिक मात्रा में होते हैं सबको हम क्या करेंगे, उनमें सबको आग लगाकर जला देंगे। तो इस तरह से क्या है, हम खतरा बन जाएंगे। और ये आपका यहाँ पे जो 19वां प्रश्न है ये इसका थोड़ा बड़ा प्रश्न का आंसर है, तो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज्यादा समय भी आपका नहीं लूंगी मैं, कम समय में ही आपको यहाँ पे पूरे प्रश्न के आंसर बताऊंगी। और ये आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो यहाँ पे मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र होते हैं और स्त्री में 2 जो एक्स गुणसूत्र है। तो आप यहाँ पे चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, शुक्राणु है, यहाँ पे अंडाणु है। तो किस तरह से यहाँ पे एक्स वाई और ये आपका चित्र है और ये यहाँ पे है, तो अच्छे से पढ़ ले आप। अगला है ये आपका 21वां प्रश्न, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची आपको बनाना है जिसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो पहला है हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो निम्न है। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल लें। ये हेडिंग डालने से आपका जो प्रश्न का आंसर है वो अच्छा लिखा जाता है और आपको पूरे अंक इससे मिलते हैं। तो इस तरह से हेडिंग जरूर डालें। पहला है पेड़ पौधों से पत्तियां एवं फलों का नीचे गिरना, ये भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा है पुस्तक पेंसिल पेन आदि का हाथ से छूटने पर नीचे गिरना, इसमें भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तीसरा है आटे को छानते समय उसका नीचे गिरना। चौथा है गेंद को ऊपर की ओर उछालने पर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आना। पांचवा नल की टोटी खोलते ही जल का नीचे की ओर गिरना। तो इन सभी जगह पर हमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता दिखाई देता है। तो अच्छे से कंप्लीट करें। 22वां प्रश्न है ये आपका। तो प्रश्न आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, केवल आपको जो आंसर है उनको मैं बता रही हूँ। तो 22वां है, नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने की बजाय इन वस्तुओं को क्रोमियम से ना बनाने का कारण क्रोमियम का महंगा होना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब पर क्रोमियम का लेपन करते हैं। तो हम लेपन की जगह इसको क्यों नहीं बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि जो क्रोमियम है ये महंगा होता है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। क्या है, किसी वस्तु को हम पूरा क्रोमियम से बनाएंगे तो ये आर्थिक दृष्टि व्यवहार में ये क्या है, नहीं है। इसलिए इन वस्तुओं को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, किसी सस्ती धातु से बनाएंगे क्योंकि क्रोमियम काफी महंगा होता है और तत्पश्चात इन पर केवल क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। किसी सस्ती धातु से हम बनाएंगे और क्या करेंगे, क्रोमियम की इस पर लेपन कर देंगे। 23वां है आपका, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानियां निम्नलिखित है। पहली हानि है, सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरणीय रोग फैलाते हैं जैसे क्षय रोग, हैजा आदि। तो ये क्या करेंगे, जो सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलेंगे, यानी किसी बीमार व्यक्ति से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें फैलेंगे और क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे जैसे क्षय रोग, हैजा आदि। दूसरा है, कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं।
दूसरा क्या रहेगा, कुछ सूक्ष्म जीव है वो क्या करेंगे, जंतुओं में रोग उत्पन्न करेंगे, जैसे जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स क्या करेंगे, एंथ्रेक्स से रोग का निर्माण करेंगे। तीसरा है कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, भोजन अगर बिना ढके हुए रहेगा तो उस पर जाकर बैठेंगे और भोजन में क्या है उसको विषैला कर देंगे, जिसके खाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जिससे क्या करेंगे, मनुष्य जो खराब भोजन है उसको खाएगा और उससे उसकी क्या है मृत्यु भी हो सकती है। चौथा है कुछ जीव पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जीव क्या करेंगे, पौधों में रोग उत्पन्न करेंगे, जैसे गेहूं की रस्ट कवक से, नींबू केकर जीवाणु से तथा भिंडी की पीत विषाणु से आदि। इस तरह से ये क्या है कुछ पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से क्या है जो विषाणु है इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और 24वां है वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो घर्षण शत्रु और मित्र किस तरह से है, तो पहला है घर्षण से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। क्या है जो घर्षण है इससे जो मशीन है उसके पुर्जे क्या है घिस जाते हैं। दूसरा है मशीनों की दक्षता घट जाती है। दूसरा क्या रहेगा, जो मशीन है उसकी दक्षता घट जाती है। तीसरा है मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। क्या होगा कि मशीनों को जो ऊर्जा दी जाती है उसका क्या है कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। अब ये घर्षण है वो मित्र घर्षण अनिवार्य है, क्यों, तो इसका पहला आपका पॉइंट रहेगा घर्षण के बिना हम नहीं चल नहीं सकते। घर्षण के बिना क्या होगा, हम ठीक से चल नहीं पाएंगे। दूसरा है घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक पाते हैं। यह जो घर्षण है इसके द्वारा क्या है, हमें अगर दीवार पर कील ठोकनी होती है, लगानी होती है, तो किसके द्वारा होगा ये काम, घर्षण के कारण हो पाता है। तीसरा है घर्षण के कारण ही वाहनों पर ब्रेक लगाकर हम उन्हें रोक सकते हैं। तीसरा क्या रहेगा कि घर्षण बल कार्य करेगा जब जाकर हम वाहनों पर क्या करेंगे, ब्रेक लगाकर ही हम उनको रोक पाते हैं। किस कारण से, घर्षण के कारण। चौथा है भोजन का चबाना भी घर्षण के कारण है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको दांतों से चबाते हैं, तो ये सब भी किसके द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा ही होता है। पांचवा है घर्षण के कारण लिखना संभव है। घर्षण के कारण क्या है, लिखना भी संभव है। अब आपका 25वां प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध आपको करना है। तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो अत्यधिक मात्रा में जो शोर होता है वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने पर अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। लगातार अगर ध्वनि रहेगी तो उससे क्या है, जो हमारा स्वास्थ्य है उससे अधिक समस्याएं हो सकती है, जिसमें से प्रमुख है पहला है अनिद्रा, अति तनाव और चिंता आदि। इसके अलावा लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने पर व्यक्ति की सुनाई देने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। देखिए अगर ज़्यादा ध्वनि रहेगी, ज़्यादा शोर रहेगा तो उससे ठीक से हम सो नहीं पाते हैं और जो बहरापन है उसकी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जो सुनने की क्षमता होती है वो हमारी कम हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं हमें उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे आपका पहला है निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि। पहला क्या रहेगा, निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि, जहाँ पर शोर का निर्माण हुआ है उस स्थान से आने वाली ध्वनि। दूसरा है बसों और ट्रकों के हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि। जो वाहन है, बस है, जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक हैं, उनके द्वारा जो जो हॉर्न लगाते हैं वो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा है पटाखों के फटने से उत्पन्न ध्वनि। तीसरा क्या है, पटाखे, जैसे हम पटाखे जलाते हैं तो उससे अधिक शोर उत्पन्न होता है, वो भी क्या है, एक ध्वनि प्रदूषण है। चौथा है कारखानों में मशीनों के चलने से उत्पन्न ध्वनि।
जो कारखाने हैं उसमें जो बड़ी-बड़ी मशीन लगाई जाती हैं, उनके द्वारा भी जो ध्वनि उत्पन्न होती है। 5वां है कूलर एवं वातानुकूलन आदि सभी ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये आपके यहाँ पे 5 कारण हो गए हैं और ये यहाँ पे वातावरण की परिभाषा दी गई है आपको। और ये छठा है नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या-क्या उपाय करेंगे? तो नेत्र की देखभाल हेतु प्रमुख सावधानियाँ। पहली, नेत्र से संबंधित कोई समस्या होने पर हमें नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। अगर हमारी आँखों में कोई समस्या है, कोई परेशानी हो रही है तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर को दिखाएँगे, हमारी आँखों को सबसे पहला डॉक्टर की सलाह लेंगे। दूसरा, हमें नेत्रों की नियमित जाँच कराते रहना चाहिए। दूसरा क्या करेंगे कि समय-समय पर यानी कि टाइम पर हमें हमारी आँखों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरा है बहुत अधिक और बहुत कम प्रकाश नेत्र के लिए। तीसरा क्या रहेगा बहुत अधिक और बहुत कम प्रकाश नेत्र के लिए यानी कि ज़्यादा प्रकाश भी हमारी आँखों के लिए नहीं होना चाहिए और कम प्रकाश भी नहीं होना चाहिए। अधिक अगर प्रकाश रहेगा तो वो भी क्या है हमें नुकसान देगा हमारे आँखों को। चौथा है हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। दूसरा क्या रहे सॉरी चौथा क्या रहेगा हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत जैसे कहीं पर बल्ब लगा है तो वहाँ पे जो सीधा प्रकाश आ रहा है तो हमें उसे सीधा नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो सीधा हमारी आँखों में प्रवेश करता है तो उससे भी हमें समस्या होती है। 5वां है हमें अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। 5वां क्या करेंगे हमारे जो नेत्र हैं, हमारी आँखें उनको कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। नेत्रों में धूल का कण गिर जाने पर नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए या अगर हमारी आँखों में धूल के कण या अन्य कुछ चला जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये आँखों को पानी से धो लेना चाहिए, जिससे कि जो कण है वो निकल जाए। तो इस तरह से हम हमारे नेत्रों की देखभाल क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, फिर समय-समय पर हमें आँखों की जाँच करानी चाहिए। तीसरा कि हम ना तो ज़्यादा प्रकाश हमारी आँख के लिए अच्छा होता है और ना ही कम, तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा प्रकाश हमारे आँखों में ना पहुँचे। और तीसरा है कि जहाँ पे अधिक प्रकाश स्रोत होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे बल्ब जलता है तो हमें डायरेक्ट उस प्रकाश को हमारी आँखों में नहीं जाने देना चाहिए। और क्या करेंगे कि अगर हमारी आँखों में धूल के कण या अन्य कुछ चला जाता है तो हमें पानी से हमारे नेत्रों को धुलना चाहिए ना कि रगड़ना चाहिए। तो हमारी आँखों को पानी से अगर हम धोएँगे तो जो कचरा है, जो भी कण है वो सब कुछ हमारी आँख से निकल जाता है। तो इस तरह से हम हमारी नेत्रों की देखभाल करेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 26 प्रश्न पूरे आंसर सहित बताए हैं। आपने सभी का स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को। वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तो भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से करें।